हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सूत्यान ने उस ओल्ड मैन को स्पेशल रिकवरी फील्ड रिफंड करके दे दिया था, जिसके बाद वो वहां से एक शॉप के अंदर आकर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स और काफी सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीद कर रिंजुई से मिलने के लिए एक जगह पर आ गया था, जहाँ एक लड़की उसकी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही थी। और इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ रिंजुई उस ग्रीन कपड़ों वाले लड़की को सूत्यान के बारे में बताती है कि इसका नाम सूत्यान है और ये मेरा फियांसे है। और ये कहकर वो सूत्यान को उस लड़की के बारे में बताता है कि ये मेरी इकलौती फ्रेंड है इस लूनाहो सिटी में। ये सुनकर आप सूत्यान भी अपने सिर को हिलाते हुए ओके कह देता है। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है, रिंजुई क्या तुम सच में इससे शादी करने जा रहे हो। ये सुनकर तो रिंजुई सूत्यान से और भी जरा चिपकने लगती है। ये देखकर आप सूत्यान खुद से ही कहता है, आखिर ये लड़की मुझसे इतनी ज्यादा चिपक क्यों रही है, और आखिर उस प्रॉमिस के बारे में क्या हुआ जिसके लिए मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया था, यानी कि उसके साथ एक नाटक करने का सूत्यान ने उसे प्रॉमिस किया था। अपने दोस्त की ये बात सुनकर रिंजुई उसे जवाब देते हुए बताती है, हाँ मैं सूत्यान से शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत ही क्लोजली जानते हैं। मगर हम दोनों जब बड़े हो गए तो तब मैं उससे कई सालों से नहीं मिली थी, जिस वजह से मैं इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। लेकिन कुछ दिनों पहले ही मैंने इससे कांटेक्ट किया था, यानी कि उससे मिला था, तो तब मुझे पता चला कि सूत्यान बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी, जिसकी वजह से कहते हैं ना, समय सभी को एक ना एक दिन किसी के प्यार में गिरा देता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और मैं जिस दिन से इससे मिली थी तो उसी दिन से ही मैं भी इसके प्यार में गिर गई। और ये कहकर वो अपने मन में खुद से ही कहती है, मू फैमिली हमेशा से ही किन फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, इसलिए हम मेरे दोस्त की फैमिली से मू फैमिली को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले मेरी दोस्त को बताना होगा। और ये कहकर वो सूत्यान से और भी जरा चिपक रही थी। ये देखकर अब सूत्यान भी उसका फायदा उठाते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है, जिसे देखकर रिंजुई काफी जरा हैरान हो जाती है। और वही सूत्यान उससे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब उन दोनों को ये सब करता हुआ देखकर इधर रिंजुई की दोस्त भी हैरान होते हुए उन दोनों को ही देख रही होती है। तभी इधर रिंजुई सूत्यान को अपने मौके का फायदा उठाते हुए देखकर उसको चिमटी काट लेती है, जिस वजह से सूत्यान को तकलीफ होती है। लेकिन बेचारा वो यहाँ से हिला भी नहीं सकता है, इसलिए वो उन लोगों से कहता है, कब तक हम लोग इसी तरह से ही खड़े खड़े एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, शायद हमें बैठकर बात करना चाहिए। ये सुनकर रिंजुई की दोस्त भी ओके कह देती है और उन दोनों को उसके पीछे आने को कह देती है। और ये कहकर वो अंदर चली जाती है, जिस पर वो दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। और रिंजुई काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और साथ ही शर्मा भी रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन लोगों को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो लोग डिनर करते हुए बातें कर रहे थे। तभी रिंजुई अपने दोस्त को बताती है कि आज इस खाने के लिए हम तुम्हें ट्रीट करेंगे, यानी कि इस खाने के लिए आज हम पे करेंगे, जिस पर वो भी ओके कह देती है। और ये कहकर वो सूत्यान से कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में रिंजुई से सुना है कि तुम राओही टाउन से हो और इस साल ही तुमने लूना पैलेस का डिसेबल बना है, जिस पर सूत्यान भी हाँ कह देता है। ये सुनकर रिंजुई की दोस्त, जिसका नाम मिस केन है, वो कहती है कि तो फिर आखिर तुम दोनों ने कैसे बचपन में ही शादी करने का डिसाइड कर लिया। उसके बाद सुनकर रिंजुई उसे बताती है, सूत्यान के ग्रैंडपा एक बहुत ही बड़े एल्केमिस्ट है, जिन्होंने मेरे ग्रैंडपा को एक बार बचाया था एक बहुत ही बड़ी बीमारी से, जिसकी वजह से हमारे ग्रैंडपा ने बचपन में ही हमारी शादी फिक्स कर दी थी। ये सुनकर मिस केन भी हाँ कह देती है। तब रिंजुई उससे पूछती है, तुम्हारे ग्रैंडपा की बीमारी अब कैसी है, क्या वो ठीक तो है ना। ये सुनकर किनली सैड होते हुए उसे बताती है, मेरे ग्रैंडपा कल्टीवेशन करते समय काफी ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं, लेकिन वो बिना कल्टीवेशन करे बिल्कुल भी नहीं रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं रोका, इसलिए उनकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो अभी कोमा में चले गए हैं। ये जानकर अब रिंजुई भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि उनकी हालत तो काफी ज्यादा सीरियस है, क्या उनका इलाज करने के लिए इस लूनाहो सिटी में ऐसा कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। जिस पर मिस केन उसे बताती है, मेरे किन फैमिली ने लूनाहो सिटी के सभी फेमस डॉक्टरों को ग्रैंडपा के इलाज के लिए बुलाया था, इवन की प्रेसिडेंट नीडी को भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने भी मेरे ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर पाए। और मिस केन अभी ये सब सैड होते हुए उन्हें बता ही रही थी कि तभी सूत्यान बीच में ही उससे कहता है, मिस केन मेरे पास एक पील है जो कि आपके ग्रैंडपा के बीमारी को पूरी तरह से क्योर कर सकती है। ये सुनकर मिस केन भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास कौन सा पील है, जिस पर सूत्यान उसे बताता है कि क्या आपने स्पिरिचुअल रिकवरी पील के बारे में सुना है। स्पिरिचुअल रिकवरी पील के बारे में सुनकर मिस केन भी काफी जरा खुश हो जाती है और वो उसको बताती है कि मैंने इस पील के बारे में प्रेसिडेंट नीडी से सुना था, जिन्होंने बताया था कि सिर्फ स्पिरिचुअल रिकवरी पील ही मेरे ग्रैंडपा के बीमारी को क्योर कर सकता है। तब इस पर सूत्यान उसे बताता है, मेरे पास एक स्पिरिचुअल रिकवरी पील मौजूद है, इसलिए अगर आपको ये पील चाहिए तो
तो फिर मैं आपको ये पिल अभी ही भेज सकता हूँ। सूतियान की ये बात सुनकर मिस्किन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी रिंजुई सूतियान से कहती है, मिस्किन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अगर तुम्हारे पास स्पेशल रिकवरी पिल मौजूद है तो फिर ये बेहतर होगा कि तुम से ये पिल फ्री में ही दे दो। ये सुनकर सूतियान उसको बताता है, इस स्पिरिचुअल रिकवरी पिल के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा महंगे मटेरियल्स लगे हैं, जिसकी वजह से मैं इस पिल को सिर्फ बेच ही सकता हूँ, फ्री में नहीं दे सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर रिंजुई से मुंह फेर लेती है। तब इस पर मिस्किन सूतियान से कहती है, ठीक है फिर मैं इस पिल को खरीदने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे इस पिल के प्राइस के बारे में बताओगे? जिस पर सूतियान उसे इस पिल के 3 लाख गोल्ड कॉइन्स बता देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये सुनकर रिंजुई इस पर भड़क जाती है और उसका कान पकड़ते हुए उससे कहती है, क्या तुम पागल हो जो कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को इतने सारे गोल्ड कॉइन्स में इस पिल को बेच रहे हो? और ये कहकर वो उसका कान छोड़ देती है और उससे मुंह फेर लेती है। ये देखकर आप सूतियान उसे बताता है, मुझे लगता है कि 3 लाख गोल्ड कॉइन्स एक बड़ी फैमिली के बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पिल के बदले 3 लाख गोल्ड कॉइन्स मांगना बिल्कुल भी बुरा सौदा नहीं है। सुनकर मिस्किन उससे कहती है, ठीक है फिर इस वक्त मैं तुमसे वो पिल खरीद लूंगी, लेकिन उस पिल के खरीदने से पहले तुम्हें मुझे उस पिल को दिखाना होगा कि आखिर वो पिल रियल है या फिर फेक है। जिस पर सूतियान भी एग्री होकर तुरंत ही स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को बाहर निकाल देता है और उसे दिखाने लगता है, जिसे देखकर आप मिस्किन भी हैरान हो गई थी, क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि वो पिल बिल्कुल भी रियल है। तभी सूतियान उससे कहता है, पहले तुम इस पिल को अपने साथ ले जाकर अपने ग्रैंडपा की बीमारी को ठीक कर लेना और उनके ठीक होने के बाद तुम मुझे मेरे पैसे दे देना। ये सुनकर आप मिस्किन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती कि क्या तुम्हें ये डर नहीं लगता है कि बाद में मैं तुम्हारे बातों से मुकर जाऊंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर सूतियान सीरियस होते हुए उससे कहता है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि मेरे पैसे को इतनी आसानी से खा सके। सूतियान का ये सीरियस लुक देखकर मिस्किन रिंजुई से कहती है, रिंजुई मुझे अभी ये रियलाइज हुआ है कि तुम्हारा फियांसे सच में काफी ज्यादा स्पेशल है। और ये कहकर वो सूतियान से कहती है, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद ही 3 लाख गोल्ड कॉइन्स अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें देने आऊंगी। जिस पर सूतियान भी होके कह देता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन लोगों का खाना पीना हो गया था और अब उन लोगों के बिल पे करने का समय आ गया था। इसलिए रिंजुई अपने स्पेस बैग को चेक करने लगती है, मगर उसने अपने साथ अपने स्पेस बैग को लाना ही भूल गई थी, इसलिए वो फिर से सूतियान से चिपकने लगती है ताकि वो इसका बिल पे कर दे। ये देखकर आप सूतियान अपने मुंह को दूसरी तरफ करते हुए खुद से ही कहता है, ये सारा सा स्कैम है, मैंने तो अपने साथ कोई भी पैसा ही नहीं लाया। तभी रिंजुई उससे और भी ज्यादा चिपकते हुए उसे बहुत ही प्यार से कहती है, सूतियान मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत बचा लो। उसकी इन हरकतों को देखकर बेचारा सूतियान अब यहाँ पर फंस जाता है और वो बिल पे करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी मिस्किन ने उसे रोक देती है और कहती है कि सूतियान ने आज मेरी काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए आज इस खाने की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। जिस पर बेशर्मों की तरह सूतियान भी होके कह देता है और मिस्किन बिल पे करने के लिए चली जाती है और मिस्किन के बिल कर और यहाँ पर मिस्किन के बिल पे करने के बाद वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सूतियान रिंजुई और उसकी गार्ड को सू फैमिली में देखते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद रिंजुई अपने मन में खुद से ही कहती है, आज रात के बाद किन फैमिली की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। जिसके बाद हम उन लोगों को घर के अंदर देखते हैं, जहाँ सूतियान रिंजुई से पूछता है कि आप तुम और क्या चाहते हो। जिस पर रिंजुई उसे बताती है कि मुझे एक मेमोरी स्टोन चाहिए, जिसके अंदर मैं तुम्हारी और मेरी एक ही बेड पर सोते हुए एक पिक्चर बना सकूं। ये सुनकर सूतियान उसके मजा लेते हुए कहता है, मैं एक बहुत ही शरीफ लड़का हूँ, इसलिए पिक्चर तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मेरे साथ और कुछ भी नहीं करना। सूतियान की ये बात सुनकर रिंजुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, ये सब तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। जिस पर सूतियान उससे कहता है कि ठीक है, मैं रात को बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी रात अपनी कल्टीवेशन को करनी पड़ती है, इसलिए तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो सब जल्दी कर लो। ये सुनकर रिंजुई उससे कहती है, तुम यहीं पर ही मेरा इंतजार करो, मैं शावर लेकर जल्दी से वापस आती हूँ। और ये कहकर रिंजुई वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब शावर लेकर वापस आती है तो उसे नाइट ड्रेस में देखकर सूतियान उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो गया था, क्योंकि रिंजुई यहाँ पर सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन जब रिंजुई सूतियान को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखती है तो एक पल के लिए वो भी शर्मा गई थी, मगर फिर वो अपने आप को संभालते हुए उससे कहती है, अब तुम मुझे और कितनी देर तक ऐसे ही घूरते रहोगे, जल्दी से जाकर नहा लो। ये सुनकर आज सूतियान भी नहाने के लिए वहाँ से चला गया था और उसके जाने के बाद रिंजुई अपने गार्ड से कहती है, अगर इसने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो तुम इसके दोनों टांगों को तोड़ देना। जिस पर
और उसके गार्ड भी ओके कहकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सूचन भी शवर लेकर वापस आ जाता है और उसके वापस आने के बाद रिंजुई की भी नजर सेम सूचन की तरह उससे हटी नहीं रही थी और शर्माते हुए लगातार वो सूचन को ही देख रही थी। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।